रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं हम। रिकॉर्डिंग्स की स्टार्ट है। विजुअल स्टूडियो चलाएंगे। यहाँ से मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा और नया प्रोजेक्ट जो होगा वो ASP.NET का प्रोजेक्ट होगा। आप यहाँ पर जो है वो नया प्रोजेक्ट में जरूरी नहीं कि ASP.NET को ही लेकर चलें, आप जो है वो विंडो फॉर्म एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो है वो कंसोल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है मैं यहाँ पर ASP.NET ही को लेकर चलूँगा। यहाँ से ASP.NET वेब एप्लीकेशन, हाँ जी, यहाँ से वेब एप्लीकेशन जो है वो हमारी बन जाएगी। मैं यहाँ पर जो है वो इसका नाम रख रहा हूँ उसमें एक चीज सुन लें, माई शॉप के नाम से मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया हुआ है। उस डेटाबेस के साथ में इसको कनेक्ट करूंगा तो अपनी एप्लीकेशन का नाम भी जो है वो मैंने माई शॉप रख लिया और उसके बाद इसको ओके। ठीक है, और यहाँ से मैं एम्प्टी वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करूंगा, वेब फॉर्म्स को सिलेक्ट करूंगा एंड देन वो माई शॉप 1 के नाम से जो है मैं ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ये जब रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं जो कोड मैंने इसमें लिखा है मैं यहाँ पे आपको लिख के दोबारा समझा दूँ। जी, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जो है वो मेरे पास एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। इसके पीछे इसके अंदर मैं एम्प्टी वेब एप्लीकेशन है, इसके अंदर फिलहाल कोई फॉर्म नहीं है। इससे पहले हम अपने मास्टर पेजेस के मुतालिक काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं। इस एप्लीकेशन को जो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर मैं मास्टर पेजेस नहीं बना रहा, इसके अंदर मैं जस्ट विंडो सिंपल सी वेब फॉर्म एप्लीकेशन बना रहा हूँ। उसके अंदर मैं सिर्फ वेब फॉर्म जो है वो ऐड करूँगा। लेकिन जो काम हम किसी वेब फॉर्म के पीछे कर रहे हैं वही काम जो मास्टर पेजेस वाली वेबसाइट के अंदर भी हम कर सकते हैं। उसी तरह हमें कोडिंग करनी है, उसी तरह से हमें काम करना है। तो ऐड में जाकर जो है मैं एक वेब फॉर्म सिलेक्ट करूँगा और इसका नाम मैं दूंगा डिफ़ॉल्ट और इसको ओके कर देंगे। डिफ़ॉल्ट पेज जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जी, डिफ़ॉल्ट पेज जो है मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसे बेशतर कि मैं अपने वेब फॉर्म को डिज़ाइन करूं, यानी कि मैं उसके ऊपर कंट्रोल्स लगाऊं और उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करूं। मैं पहले आपको डेटाबेस दिखा देता हूं कि जिसके ज़रिए जिस पे मैंने काम करना है। सारा स्ट्रक्चर तो मैं आपको नहीं समझा सकता उस डेटाबेस का, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है डेटाबेस। लेकिन उसके अंदर जिस टेबल के साथ हमने इंटरेक्टिविटी करनी है उस टेबल के साथ हम काम करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा।
इसके अंदर यूजर टेबल है जिसके साथ हमने काम करना है। यूजर टेबल को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास 7-8 कॉलम्स मौजूद हैं। यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, यूजर डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड बाय यूजर आईडी, क्रिएटेड डेट टाइम और इज डिलीटेड। ठीक है, यूजर का टेबल जो है वो इस मकसद के लिए बनाया जा रहा है कि जो हमारे इस ओवरऑल सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट करेगा। ओवरऑल सिस्टम का मतलब है कि जो एप्लीकेशन हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, माई शॉप 1 के नाम से जो एप्लीकेशन बनाई है उसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा। यूजर क्या करेगा कि इस वेबसाइट पर आएगा, लॉगिन होगा, उसकी कुछ प्रिविलेजेस होंगी, उसकी कुछ अथॉरिटीज होंगी जिनकी बेस के ऊपर वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड, उसकी कुछ और प्रोफाइल इंफॉर्मेशन जो है वो इस सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर यूजर का टेबल बना रखा है। यूजर के टेबल के जरिए जो है यूजर के टेबल के अंदर हम ये काम करेंगे। अच्छा, अब इसकी बेस पर जो है वो हम अपना वेब फॉर्म डिजाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास जो है वो पहला जो कॉलम है वो है जी यूजर आईडी और ये प्राइमरी की है। और जब मैं इस टेबल की उसमें जाता हूँ, डिजाइनिंग में जाता हूँ, यानी इस टेबल को मैं देखता हूँ कि जी इस टेबल के अंदर कॉलम कैसे बनाए गए हैं, तो उसके अंदर जो मेरे पास प्राइमरी की है वो ऑटो जनरेटेड है। ये हम पिछले लेक्चर में जो है वो बात कर चुके हैं कि ऑटो जनरेटेड प्राइमरी कीज कैसे होती हैं। यहाँ से हमें पता चल जाएगा। इसको मैंने जो है वो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को मैंने यस किया हुआ है कि यानी कि ये मेरी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, यानी कि पहला यूजर क्रिएट होगा तो उसको ऑटोमेटिकली आईडी मिलेगा 1, फिर दूसरा यूजर क्रिएट होगा तो उसका आईडी मिलेगा 2, तीसरा क्रिएट होगा तो उसका आईडी मिलेगा 4। और ये जो आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी ये एसक्यूएल सर्वर जनरेट करेगा, यानी कि जब मैं रिजल्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा इसके ऊपर तो इसके अंदर मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि जी नया यूजर का आईडी क्या होगा। मैं जस्ट आईडी को छोड़ के बाकी तमाम कॉलम की इंफॉर्मेशन दूंगा। जो ही वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो यूजर आईडी ऑटोमेटिकली इसका सर्वर बनाकर जो है वो मेरे सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर देगा। तो इस तरह मेरा रिकॉर्ड मुकम्मल हो जाएगा। अभी जो है मैं यहाँ पर माई शॉप के अंदर जो है वो इंसर्ट यूजर वाला टेबल बनाऊंगा, यानी कि यूजर किस तरह से इसको इंसर्ट करेगा। इसके लिए जो है मैं टेबल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करता हूँ। टेबल स्ट्रक्चर के अलावा मैं यहाँ पे आपको पहले बता चुका हूँ कि आप अगर चाहें तो या आप अगर HTML 570 के एलिमेंट्स की मदद से स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने जी रोज इसके अंदर एंटर कर दी 5 और कॉलम इसके अंदर एंटर कर दिए जी 2 और इसको ओके कर दिया। यहाँ पर है जी पहला यूजर नेम, दूसरा है जी पासवर्ड, उसके बाद है जी डिस्क्रिप्शन। यूजर नेम के लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। पासवर्ड के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी मुझे टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं, यूजर नेम के लिए, पासवर्ड के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए। जबकि मेरे पास डेटाबेस के अंदर जो है उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद मेरे पास क्रिएटेड बाय यूजर आईडी भी है, क्रिएटेड डेट टाइम भी है और इफ डिलीटेड भी है। खैर इसको जब मैं डेटाबेस जब क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी ये मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। टेक्स्ट बॉक्स का जो है वो नाम प्रॉपर कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। जितने भी कंट्रोल हैं, जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने यूजर नेम के सामने लिखा है तो उसका नाम मैं रख रहा हूँ txt यूजर नेम। इसी तरह txt पासवर्ड और txt डिस्क्रिप्शन। अब txt डिस्क्रिप्शन जो है इसको आप मल्टी लाइन करेंगे। यहाँ पे इसका टेक्स्ट मोड जो है वो सिंगल लाइन है, मैं इसको मल्टी लाइन कर देता हूँ। और जो पासवर्ड है इसका टेक्स्ट मोड जो है वो पासवर्ड कर देंगे। इसका साइज भी बढ़ा देते हैं।
और उसके बाद फिर एक नीचे एक अदद बटन, ताकि इस बटन के क्लिक की इवेंट पे हमारा डाटा जो है वो डाटाबेस के अंदर सेव हो जाए। btn सेव सेव। और नीचे जो है मैं एक लेबल उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। इस लेबल के ऊपर हम ये मैसेज देखेंगे कि हमारा डाटा जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, ये जो पेज मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है ये कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त पेज नहीं है, खूबसूरत नहीं है, इसके ऊपर कलरिंग नहीं है, इसके ऊपर मुख्तलिफ इस तरह की CSS वगैरह अप्लाई नहीं की हुई। लेकिन अगर आप इनके ऊपर सारी चीजें अप्लाई कर भी देंगे तो इसकी फंक्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जो स्पेशल किस्म के फॉन्ट देते हैं, CSS देते हैं, बुक्स में अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो उस इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर जो है वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जो है वो हमने जो असल काम करना है वो सेव बटन के पीछे करना है। यानी जब हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो इन टेक्स्ट बॉक्सेस से डाटा उठाएंगे, इंसर्ट की क्यूरी बनाएंगे और उसके बाद हम इस क्यूरी को डिस्पैच कर देंगे अपने डेटाबेस सर्वर पे, यानी कि एसक्यूएल सर्वर पे। एसक्यूएल सर्वर क्या करेगा कि उस डेटाबेस के ऊपर उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा और हमारा डाटा जो है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस सेव बटन के क्लिक इवेंट के पीछे मैं कोडिंग करता हूँ। हम एसक्यूएल सर्वर का आर्किटेक्चर ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी ADU.NET का आर्किटेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको दो तरह की क्लासेस की जरूरत पड़ती है, कुछ आपकी जनरल डाटा क्लासेस हैं और कुछ जो है वो आपके क्लाइंट के लिहाज से हैं। और क्लाइंट हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर। इसके लिए जो हम क्लासेस इस्तेमाल करेंगे वो है हमारे पास, यहाँ मैं उनको इंक्लूड करवा लेता हूँ, यूजिंग system.data और यूजिंग system.data.sql client। इसका फायदा ये होगा कि हम क्लाइंट के भी ऑब्जेक्ट बना सकेंगे और डेटाबेस के भी ऑब्जेक्ट बना सकेंगे। सबसे पहला काम जो है वो हमने ये करना है कि अपनी क्यूरी बनानी है, क्योंकि क्यूरी ही वो चीज होती है जो कि आपके सिस्टम के, आपके एसक्यूएल सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। और यही वो चीज होगी जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जिसकी बेस के ऊपर हमारा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट होगा। तो इस मकसद के लिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ, str_query। और इसके अंदर मैं क्यूरी जो है इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल जो है वो मेरे पास यहाँ पर है जी यूजर्स का टेबल है, और वैल्यूज में इसको दे रहा हूँ। पहली वैल्यू जो है वो है मेरे पास यूजर आईडी, लेकिन मैंने भी आपको बताया कि यूजर आईडी की जो वैल्यू थी आप इंसर्ट की क्यूरी के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने इसको ऑटोमेटिक किया। जब भी आप इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिक आपका सर्वर जो है वो क्यूरी एक वैल्यू जनरेट करके इसमें डाल देगा, तो इसलिए हम यूजर आईडी को छोड़ देते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज है हमारे पास वो है जी यूजर नेम। यूजर नेम की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, आपके उस टेक्स्ट बॉक्स से जो कि आपने अपने फॉर्म के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। और टेक्स्ट बॉक्स की कौन सी प्रॉपर्टीज उठाएंगे हम, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज उठाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हम टाइप करेंगे उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी बनेगी। txt यूजरनेम डॉट टेक्स्ट, और ये स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास बनती जाएगी। अब चूंकि टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो खुद स्ट्रिंग टाइप की है, क्या कहते हैं, यूजर नेम की जो हमारे पास फील्ड है डेटाबेस के अंदर वो varchar टाइप का है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे सिंगल कोट में पास करेंगे। इसी तरह दूसरी फील्ड जो है वो आपके पास जो है वो पासवर्ड की है। दूसरी फील्ड आपके पास पासवर्ड की है। पासवर्ड भी चूंकि स्ट्रिंग है लिहाजा उसको भी आप सिंगल कोट में पास करेंगे। उसके बाद तीसरी फील्ड जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन की है। डिस्क्रिप्शन भी varchar है, लिहाजा उसको जो है वो उसको भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग में पास करेंगे। उसके बाद फिर अगली जो है वैल्यू वो है आपके पास क्रिएटेड बाय यूजर आईडी। जब ये डेटाबेस डिजाइन किया था मैंने, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि एक सुपर यूजर होगा जो कि बाकी तमाम यूजर्स को क्रिएट करेगा।
जो भी सुपर यूजर होगा उसकी हम एंट्री है वो यहाँ पर करेंगे। फिलहाल जो कि मैं आपको जो सिनेरियो बता रहा हूँ उसके अंदर कोई सुपर यूजर नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को 0 पास कर देता हूँ, 0। उसके बाद फिर अगली वैल्यू जो है वो है मेरे पास क्रिएटेड डेट टाइम, यानी कि जिस टाइम पे यूजर साइन अप हुआ है इसका डाटा डेटाबेस में सेव हुआ है वो भी पता लगना चाहिए कि किस वक्त किस तारीख को सेव हुआ। तो इसकी डाटा टाइप जो डेटाबेस के अंदर है वो क्रिएटेड डेट टाइम है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने यही जो करंटली डेट टाइम सिस्टम की है यही मैंने एंटर करनी है, तो मैंने इसके फॉर्म के ऊपर डेट टाइप के लिए कोई फील्ड नहीं बनाई, यानी कि फॉर्म के ऊपर मैं एंटर नहीं करूंगा कि किस वक्त एंटर हो रहा है, बल्कि मैं इसको कहां से एंटर करवाऊंगा, अपने सिस्टम से उठाऊंगा डेट टाइम और उसको मैं यहाँ पे रखूंगा। तो सिस्टम में इस काम के लिए ये वो बड़ी अच्छी एक फील्ड मौजूद है जिसका नाम है नाउ, सिस्टम डॉट नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ ऑब्जेक्ट क्या करता है, नाउ ऑब्जेक्ट मुझे करंटली डेट टाइम देगा, ठीक, नाउ डॉट डेट, ठीक है, यानी कि आज की करंट की जो डेट अगर मैंने उठानी तो नाउ डॉट डेट, यानी कि आज की क्या तारीख है मुझे वो इस चीज से मिलेगी। और चूंकि डेट टाइम है लिहाजा इसको भी मैं सिंगल कोट में दूंगा। उसके बाद अगली जो है वो है इज डिलीटेड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि आमतौर पर आप डेटाबेस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो डिलीट की क्वेरी बहुत कम एग्जीक्यूट करते हैं, और मतलब बनाई तो है लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम है, क्योंकि ये कंसीडर किया जाता है कि जी आपने एक दफा जो डाटा एंटर कर लिया वो डाटा जो है वो महफूज रहना चाहिए, ताकि उसके मुतालिक बाद में कभी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है कि जी ये रिकॉर्ड हमें चाहिए। लेकिन साफ जाहिर है कि ये भी एक फैक्ट है कि जी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो आपने सिर्फ वो रिकॉर्ड उठाना होता है जो कि करंटली आपको रिक्वायर्ड है, अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे आपने एक ईमेल अकाउंट बनाया, ईमेल अकाउंट चंद दिन इस्तेमाल नहीं किया तो आपका ईमेल अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिकॉर्ड भी वो डेटाबेस से डिलीट कर देंगे। आप जो है वो सिर्फ वो रिकॉर्ड उठाएंगे जो कि आपको करंटली चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फील्ड रखी हुई है जिसका नाम है इज डिलीटेड, और उसको बाय डिफॉल्ट जो है वो ट्रू किया जाता है, यानी कि ये सॉरी बाय डिफॉल्ट जिसको फॉल्स कहते हैं इसका मतलब है कि ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं किया गया, रिकॉर्ड तो कोई भी डिलीट नहीं किया गया, लेकिन जब हमें क्यूरी लगा के उठाना होता है तो सिर्फ हम वो रिकॉर्ड उठाएंगे जिसका इज डिलीटेड फॉल्स, यानी कि ये रिकॉर्ड जो करंटली अवेलेबल है, अभी ये एक्टिव रिकॉर्ड है हमारा। तो यहाँ पर जो है मैं जो फील्ड इसको भेजूंगा वो है मेरे पास बुलियन टाइप का रिकॉर्ड है, डाटा है ट्रू, इसको मैं ट्रू भेजूंगा और उसके बाद फिर मैंने क्यूरी जो है वो अपनी क्लोज करी। अभी तक मैंने ये स्ट्रिंग बनाई, अब इस क्यूरी को जो है वो मैंने बतौर स्ट्रिंग अपने डेटाबेस को देना है ताकि ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो सके और जो रिकॉर्ड मैंने इसके ऊपर एंटर किया है ये सेव हो सके। तो इस मकसद के लिए मुझे कुछ और ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसका नाम है कनेक्शन ऑब्जेक्ट, यानी कि और कनेक्शन ऑब्जेक्ट डिपेंड कर रहा होता है आपके क्लाइंट पे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कनेक्शन और कमांड के ऑब्जेक्ट जो है वो आपके डिमांड अप्लाई हो रहे होते हैं आपके क्लाइंट पे, लिहाजा यहाँ पे जो मैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन ऑब्जेक्ट होगा। तो उसका नाम जो मैं रखूंगा वो होगा एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। एक नया कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया। कनेक्शन ऑब्जेक्ट को जो सबसे अहम चीज रिक्वायर्ड होती है वो है कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसकी बेस के ऊपर आपका कनेक्शन वो क्यूरी आपके डेटाबेस को प्रोवाइड करेगा। आपकी ये एप्लीकेशन सिंगल एप्लीकेशन है और एक ही वक्त में मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ अटैच किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपने एक एप्लीकेशन माई शॉप की बनाई तो आप माई शॉप के ही डेटाबेस से अटैच हो रहे हैं, आप जरूरी नहीं कि आप स्मॉल डेटाबेस से भी अटैच हो, ऐसी एप्लीकेशन है तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है उसको देना जरूरी है। तो वो भी है कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और डबल कोट्स में जो है वो आप कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे। ये क्वेरी में लिख दूंगा यहाँ, ये मैं लिख दूंगा आपको पता चल जाएगी, अभी फिर ये इसमें फंस जाएंगे आप लोग।
हाँ जी, उसके बाद है जी आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग आपने सेट करनी है इसके अंदर। अभी मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग को। उसके बाद आप एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एसक्यूएल कमांड, और एसक्यूएल कमांड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा इसके पास सबसे अहम तरीन चीज वो क्यूरी होगी जो कि आपने एग्जीक्यूट करनी है। तो ओबीजे कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू str अंडरस्कोर क्यूरी, जो क्यूरी अभी मैंने ऊपर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की शक्ल में बनाई। यहाँ पर जो है वो कमांड टेक्स्ट मैंने सेट कर दिया। उसके बाद एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर, डाटा अडॉप्टर ऑब्जेक्ट बनाया। डॉट इंसर्ट कमांड इज इक्वल टू सॉरी, उसके बाद आपने कनेक्शन को ओपन करना है। डॉट ओपन यानी कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट उसको ओपन किया। ओबीजे कमांड डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू ओबीजे कनेक्शन। आपने अपने कमांड ऑब्जेक्ट को कनेक्शन ऑब्जेक्ट दिया क्योंकि कमांड ने किसी कनेक्शन पर एग्जीक्यूट होना है। कनेक्शन के पास क्या है, उस डेटाबेस का एड्रेस है जिसके ऊपर आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट होनी है। यानी कि कमांड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अब दो चीजें उसके पास आ गई। पहला उसके पास क्यूरी आ गई और उसके बाद क्या आ गया, उसके पास कनेक्शन भी आ गया जिसके ऊपर उसने वो क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है। और ये क्यूरी एग्जीक्यूट करवाएगा कौन, वो है हमारे पास डाटा अडॉप्टर ऑब्जेक्ट, और उसकी इंसर्ट कमांड जो है वो है हमारे पास ओबीजे कमांड। और फिर जो है वो हम लिखेंगे डीए डॉट इंसर्ट कमांड नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसके अंदर ओबीजे कमांड डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी। एग्जीक्यूट नन क्यूरी जो है ये हमें बताएगा कि आपकी कमांड एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। if I is equal to 0, जी यहाँ पे इस दौरान जो मैंने काम किया है इसको सुन लें एक मरतबा कि कमांड को आपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट दिया और उसके बाद फिर मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, और इंटीजर टाइप के वेरिएबल को मैंने असाइन करवाई है वैल्यू ओबीजे कमांड डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी। नन क्यूरी का फंक्शन क्या करता है कि जो क्यूरी आपने इसको दी है उसको गिवन कनेक्शन के ऊपर एग्जीक्यूट करता है। और अगर आपकी कनेक्शन के ऊपर एग्जीक्यूट क्यूरी जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए तो इसका अल्टीमेटली मतलब ये होगा कि आपके किसी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट हो गया। अब जब डाटा इंसर्ट हो गया तो उसको आपको बताया कितने टेबल रो जो है वो इंसर्ट हो गए। तो अगर आपके पास जो है वो आई के अंदर 1 आ गया, क्योंकि एक कमांड के अगेंस्ट आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया, अगर आपके पास 1 आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी क्यूरी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है, उसने सही से काम कर दिया। तो आपने कंडीशन लगाई है कि इफ आई इज इक्वल टू 0 दैट इट मींस कि आपका काम बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप मैसेज बॉक्स जो आपने नीचे लेबल लगाया मैसेज के लिए उसको जो है वो आप मैसेज दे देंगे कि जी आपकी कमांड सही से एग्जीक्यूट हो गई है। और अगर इसकी वैल्यू है नहीं है 0 तो फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 नहीं है, इसका मतलब ये हो कि आपकी क्वेरी के अंदर कोई एरर जनरेट होगी, आपकी क्वेरी गलत होगी। और फिर जो है वो आपने अपना लेबल जो है वो उसको विजिबल करा दिया है कि जो भी उसका रिजल्ट होगा चाहे क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है सही तरीके से या नहीं हुई, दोनों सूरतों में जो है वो आपका काम जो है वो प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं हुआ। चलें जी अब हम जो है वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने इस कोड को। सॉरी इस कोड के अंदर एक चीज मैंने छोड़ दी है, मिस कर दी है। मैंने इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं लिखी,
जिसकी वजह से एरर आएगा। पहला है जी आपका डेटा सोर्स। डेटा सोर्स असल में आपके एसक्यूएल सर्वर का नाम है, ठीक है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं एसक्यूएल सर्वर को तो उससे आपसे नाम पूछता है कि इंस्टेंस का नाम क्या है, वही इंस्टेंस का नाम जो है वो यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके इंस्टेंस का नाम क्या है तो आप यहाँ से अपने एसक्यूएल सर्वर को ओपन करके उसमें टॉप पे जो आ रहा है नाम उसको भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे एसक्यूएल सर्वर का नाम है। इसी नाम को जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद अगली चीज जो है वो है आपके पास इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग जो है ये आपके डेटाबेस का नाम है, क्योंकि एक सर्वर के ऊपर एक सारा डेटाबेस हो सकते हैं। वैसे तो एक सिस्टम के ऊपर एक सारा एसक्यूएल सर्वर भी हो सकते हैं, दो तीन एसक्यूएल सर्वर आपने इंस्टॉल कर, तो जो भी आप देंगे, आपने पहले सर्वर का नाम दिया, फिर आपने डेटाबेस का नाम दिया इनिशियल कैटलॉग में, और आखिर में आप इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को कर देंगे, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी लिखेंगे और उसको आप करेंगे ट्रू। इट मींस के आप विंडो ऑथेंटिकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप एसक्यूएल सर्वर की अपनी सिक्योरिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप विंडो की सिक्योरिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने एसक्यूएल सर्वर की ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप एसक्यूएल सर्वर का यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे यहाँ। अब जो है वो आपके पास सारी चीजें मुकम्मल हो गई, क्यूरी भी बन गई, क्या कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग भी बन गई, कनेक्शन ओपन भी हो गया। कनेक्शन ओपन होने के बाद जो है वो उसके ऊपर क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो है वो आप कनेक्शन को क्लोज भी कर देंगे, यानी कि obj कनेक्शन डॉट क्लोज। क्लोज का फायदा ये होगा कि आपका एसक्यूएल सर्वर जो है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शंस को ओपन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें लिमिट होती है। तो आप कनेक्शन क्लोज कर देंगे तो उससे उसकी जो लिमिट होगी वो अवेलेबल हो जाएगी, आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। चलाते हैं जी इसको। हाँ जी, यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और डिस्क्रिप्शन लिखने की जगह मौजूद है। नाम मैंने दे दिया अपना, यानी कि सुलेमान। पासवर्ड में दे रहा हूँ 1 2 3, और डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ जी सम टेक्स्ट, और फिर सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब दोबारा आपकी जो क्यूरी है वो अब डेटाबेस के पास जाएगी, वहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, और रिकॉर्ड इंटर होने के बाद जो नीचे ये मैसेज मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो है वो एक अदद वो आ गई है, सॉरी ये क्यूरी के अंदर एक इशू आ गया। यहाँ पे ट्रू के बजाय मैं देता हूँ जी सॉरी 0।
कौन इनको नींद आ रही होगी। जी चलें जी, ये रिकॉर्डेड